नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। लीजिए, आज आप सबके लिए लाए हैं एक कहानी जो कि अपने ही किताब सोधियों के अनुबंध से है। तो प्रस्तुत है इस किताब की पहली कहानी, उसके जाने का दुख। दूसरी कहानी आप एक वीडियो में सुन चुके हैं, ये पहली कहानी है। सूरज का तेज उज्जवल रूप सांझ ढलते ही हल्का सिंदूरी रंग में रंगने को आतुर था। शीला और उसकी जेठानी नीलिमा बिस्तर के आलस्य से अभी 1 घंटे पहले ही उबरी थीं। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी बड़ी शीघ्रता से निपटा रही थीं। सूरज ढलने से पहले काम से निपटकर साज श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहती थीं। धीमे धीमे अस्ताचल सूरज के साथ दोनों के हाथ कार्य करते हुए गति पकड़ लिए थे। उनके पति 5 बजते ही अक्सर दरवाजे पर दस्तक दे देते थे। शीला का पति भले ही थोड़ा लेट हो जाए, किंतु नीलिमा के पति से तो घड़ी चलती थी। इधर कमरे में जैसे ही 5 बजने का संगीत बजता तो उधर उसी समय दरवाजे की घंटी बजती, जो साजन उस पार हैं गाना कानों में सुनाकर शहद घोल दिया करती थी। शीला का बेटा बंटी अभी बिस्तर का मुंह नहीं छोड़ पाया था कि दरवाजे की घंटी बजी। घंटी को कसकर दबाए रखने के कारण घंटी के सातों गाने आपस में गड्ढमड्ढ हो रहे थे। नीलिमा चौकी, अभी तो 5 नहीं बजे, तेरे जेठ को तो आने में अभी आधे घंटे हैं। देखती हूँ दीदी। अरे रुक, मैं देखती हूँ, कोई गांव का लग रहा है। तू बंटी का हाथ मुंह धुलवा दे जल्दी से। अरे भैया तू आवा बैठ। किवाड़ खोलते ही नीलिमा मुस्कुराकर बोली, तनी पानी ले आवो शीला। अरे ना भौजी, पानी वानी ना चाहिए, बैठबे के टेम ना बा। काहे का भैया, इतना काहे में बिजी है? सब ठीक तो बा? नाही भौजी, कछुओ ठीक नाही बा। वो तोहरे घरे के बगले जौन राम खिलावन है ना, उनकर बेटवा खत्म होई गवा। का कहत है? कब, कैसे हो? पता न भौजी, डॉक्टर के पास दौरा दौरा लेके आए भये हम सब जने। डॉक्टरवा होके बचाए न पाएस। का भरा होके? पता न भौजी, बुखार भरा 2 दिना से। 4 घंटा पहले उल्टी शुरू भय, बंद ही न हुए। गाड़ी कई के भागत आए। उही के शादी तय करे रहे न कतो। हाँ भौजी, शादी का तैयारी चलता ही रही, पर का कहा जाए, ऊपर वाले के का मंजूर रहा राम ही जाने। उठते हुए बोला, भैया कब तक आई हैं? उतई हुई ही। अच्छा चलत है भौजी, भैया हरे आए जाई हैं तो भेज दे हैं रसूलाबाद घाट पर। 6 बजे तक निपट जाए सब। ये बहुत धूप बा भैया। इनकी अवतय मान भेजी था। इनके जाते ही फिर डोरबेल के साथ मधुर संगीत बजा, लेकिन मन बेचैन था, अतः मधुरता कानों में न घुल पाई। दिमाग भी जवान बच्चे की मौत को सुनकर सुन्न हो चुका था। किवाड़ खोलते ही ताऊ ताऊ करते हुए बंटी उनके पास पहुंच गया। बंटी जा, मम्मा से कह दे ताऊ के लिए चाय बना दे, और ताऊ के लिए 1 गिलास पानी तो ला कर दे। नीलिमा ने बंटी से उदास स्वर में कहा। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? पति ने पूछा। वह कुछ बोलती कि तभी सुरेश भी आ गया। लीजिए पानी चाय पीजिए दोनों, नीलिमा ने बुझे स्वर में कहा। भाभी जोरों की भूख लगी है, कुछ नाश्ता वास्ता? आज ऑफिस का कैंटीन बंद था, दिन भर से कुछ नहीं खाया हूँ। सुरेश ने दहलीज लांघते ही भाभी को देखकर बुझे स्वर में बोला। उसकी बात को भाभी अनसुना करके हठात बोल पड़ी। पुनीत शांत हो गया। अरे कैसे, कब? अभी अभी राम खिलावन आकर यही खबर देके गए हैं। गांव तो जाना हो न पाएगा, न हो तो आप दोनों यहीं रसूलाबाद घाट होके आ जाओ। यह सुनते ही देवर की भूख तो जैसे हवा हो गई। उससे 4-5 साल ही तो छोटा था। चाचा भतीजा की खूब छनती थी। वह भतीजे बबलू के साथ अक्सर खेलता था। लड़ाई होने पर उससे शिकायत करने आ जाता था। वह भी अक्सर बबलू का फेवर न करके उसका पक्ष लेता था।
ठीक है, दोनों ही उठकर चलने को हुए। अच्छा, एक तौलिया तो दे दो, नहाना भी तो होगा ना। कौन थे दीदी वे? किसकी मृत्यु हो गई? उनके जाते ही अपने 3 साल के बच्चे को बिस्कुट पकड़ाती हुई शीला पूछ बैठी। अपने घर के सामने जो घर है ना, उसी घर के थे। ससुर के चाचा के परिवार में से हैं। तू गांव में तो रही नहीं है कभी। देवर जी से पूछना उसके बारे में, वह सारी बात बताएंगे तुम्हें। बहुत ही प्यारा बच्चा था। कहीं भी मुझे देखते ही काकी काकी करके दौड़ता हुआ आकर पैर छूता था। कोई भी सामान हो हाथ से झट लेकर पहुंचा देता था घर तक। 24 बरस का भी न पूरा हुआ था अभी। अरे मेरे बेटे बबलू का ही तो हम उम्र था वह। दोनों लड़ते झगड़ते मगर रहते साथ साथ थे। यूं समझ दोनों की दांत काटे की रोटी थी। दीदी फिर बबलू को भी फोन करके खबर करवा दीजिए ना। अरे नहीं, दूर की रिश्तेदारी है, फालतू से काहे डिस्टर्ब किया जाए। बेंगलोर कोई पास थोड़ी है, फालतू वहाँ से आना जाना, आने से मना भी कर दो, पर यह खबर सुनकर भी पढ़ने से उसका ध्यान हटेगा, लापरवाही से बोली नीलिमा। बात चल ही रही थी कि दोनों भाई आ गए। बाहर एक बाल्टी पानी रखकर नीलिमा बोली, हाथ पैर धो लीजिए दोनों। तौलिया पकड़ाते हुए बोली, मैं गंगा जल लाती हूँ। गंगा जल लाने अंदर गई तो देखा शीला स्टोव जलाने जा रही थी। वह चुपचाप गंगा जल लेके बाहर छिड़कने चल दी। अंदर आते ही उसकी नज़र पानी चढ़े भगोने पर गई। भवें तिरछी करती हुई बोली, क्या कर रही हो तुम? कुछ न दीदी, भूख लगी बंटी को, उसके लिए बस मैगी बनाने जा ही रही हूँ, फिर बाद में खाना बनाती हूँ। जेठानी ने टोका, अरे जानती नहीं हो, जवान भतीजे की मौत हुई है। ऐसी खबर सुनकर उस दिन घर में आग नहीं जलाई जाती है, उसे दूध दे दो। अच्छा दीदी, मुझे नहीं पता था। वैसे उनके परिवार वाले तो यहाँ कोई नहीं हैं। फिर भी बेपरवाही से बोली थी शीला। देख न रहे तो क्या हुआ, यह तो आदमी अपने लिए करता है, रीति बनी है, पालन तो करना ही चाहिए ना। जेठानी की बात सुनकर शीला बेटे को गोद में बैठाकर दूध पिलाने लगी। अच्छा सुनो शीला, मैं तुम्हारे जेठ जी के साथ जरा यमुना किनारे जा रही हूँ, शांति मिलेगी। मन बेचैन हो उठा है सब सुनकर। परिवार के दुख को सोच सोच ही सिर फटा जा रहा है। वहाँ जाकर थोड़ा सा सुकून मिलेगा। शाम ढल चुकी थी, रात होने को अब उतावली होती थी, किंतु घर में पसरा गम घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था। शीला का पति भतीजे की शैतानियाँ सुना सुना कर दुखी हुआ जा रहा था। तभी जेठ और जेठानी के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही चेहरे पर उदासी लटकाए जेठानी ने आम पकड़ाते हुए कहा, लो शीला, मुश्किल से मिला, इसको काट कर सबको दे दो। शीला कभी सो गए अपने भूखे बच्चे को देखती तो कभी घड़ी की ओर। उसके हाव भाव से नीलिमा समझ गई कि उन्होंने आने में बड़ी देर कर दी थी। माहौल को हल्का करने के उद्देश्य से वह बोली, अरे जानती हो शीला, यमुना के किनारे बैठे बैठे समय का पता ही नहीं चला। तुम्हारे जेठ की चलती तो अब भी ना आते वो। इतनी शांति मिल रही थी वहाँ। मैंने ही कहा कि चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ दी, क्यों पता चलेगा, दुखों का पहाड़ जो टूट पड़ा है। शीला दुखी होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, हाँ सही में उसके परिवार वालों पर तो टूटा ही है, हम सबको भी कुछ कम दुख नहीं है। ये तो पूरा समय उसी बच्चे की चर्चा करते रहे, कह रहे थे वह बड़ा ही होनहार था, आईएएस की मेन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इन्हीं सब चर्चाओं में ध्यान न रहा समय का। भावनाओं का भंवर जाल छोड़ते हुए बोली, हाँ दीदी, ये भी उसी के किस्से सुना रहे थे कि कैसे बबलू और वह लड़ते झगड़ते थे, फिर इनके पास आकर अपने झगड़े का निपटारा करवाते थे। उनकी काजल भरी आंखों में झांकती हुई देवरानी ने कहा। भाभी ने यह सुनकर देवर की ओर देखा तो उनकी आंखें लाल हो रखी थी। वही लालिमा शीला की आंखों में भी दिख रही थी, लेकिन दोनों की लालिमा अलग अलग भाव लिए थी। नीलिमा शीशे की तरफ बढ़ी, उसे उसकी आंखों में सफ़ेदी ही झांकती मिली। आंखें मलती हुई वह पलंग पर बंटी के पास बैठ गई। दीदी, साड़ी पर चटनी का दाग लगा हुआ है, पानी ले आऊं? धो लीजिए, नहीं तो बिस्तर में चींटियां आएंगी। सुनते ही नीलिमा का चेहरा फक पड़ गया। बोली, इस बंटी ने गिरा दिया होगा, फिर से चटनी निकालकर चाट रहा था बदमाश।
परंतु दीदी चटनी तो कल ही तुम कुछ खाई कि नहीं? ले आ, आम काट दूं, तुम सब लोग खा लो। मुझे तो ऐसे में भूख ही नहीं लग रही है, मैं तो बस सोऊंगी, वरना चिंता से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सिर दर्द कर ही रहा है। जी दीदी, यह गाउन पहन लीजिए, साड़ी को मैं धुलने में डाल देती हूँ। गाउन पहनते हुए नीलिमा फिर याद दिलाते हुए बोली, शीला, आम देवर जी को खिलाकर तुम भी खा लेना, समझी? जी जरूर, कहकर वह गुस्से से भरी रसोई में आ गई। रसोई में स्टोव पर मैगी बनाते हुए उसे उसके पति ने देखा तो बोला, एक दिन भूखी रह जाओगी तो मर नहीं जाओगी। सुना नहीं क्या भाभी ने क्या कहा? सुना, मगर अपने बेटे और पति को भूख से व्याकुल होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें बच्चे का रोना भले न दिखाई दे, पर मेरा सीना छलनी हुआ जा रहा है। कितनी मुश्किल से उसे बहला फुसला कर के सुलाया है, मैं ही जानती हूँ। यह कैसी परंपरा है जो सिर्फ घर के भावुक लोग ही निभाएं? चालाक लोग चाट पकौड़ा खाकर भी दुखी होने की दुदुम्भी बजाएं। तू चाहती क्या है? जो कर रही हूँ, शीला ने अपने पति को गुस्से से प्रत्युत्तर दिया। जेठ जेठानी के कान में आवाजें आ रही थीं, लेकिन दोनों ही सोने का नाटक बखूबी निभा रहे थे। इसका अंदाजा शीला को भी था, अतः वह मन की सुनाई जा रही थी, ताकि उसके विरोधी स्वर उन तक पहुंचकर उन्हें आगे के लिए आगाह कर दें। उस दिवंगत आत्मा ने देख लिया होगा कि हम उसके जाने से दुखी हैं। हमारी सच्ची प्रार्थना, हमारी भावनाएं उस तक पहुंच गई होंगी। क्रोध ने स्टोव की लौ को तेज कर दिया था शायद। कुछ ही सेकंड में मैगी की प्लेट पति के सामने रखती हुई बोली, चुपचाप खाइए। शाम को ही आप कह रहे थे कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। चाट टिकिया न सही, सादी मैगी ही सही। इसको खाने के बाद भी आपके भैया भाभी से ज़्यादा हम सब भावनात्मक रूप से उस दिवंगत आत्मा के परिवार के साथ हैं। अपने बेटे को भी वह जेठानी के पास से उठा लाई। पसलियों से सटा देख आंखें डबडबा आई उसकी। बंटी को उठाते समय उसकी जेठानी ने अपनी निंद्रा के स्वांग को बरकरार रखा। शीला मन ही मन बुदबुदाई, इनके नाटक के आगे तो फिल्मी नायिकाएं भी फेल हैं। बंटी को भी मैगी खिलाते हुए बड़बड़ाई, ढोल पीटने से श्रद्धांजलि नहीं होती है, बल्कि मन से देने से होती है, और हम मन से दुखी हैं उस दिवंगत आत्मा के लिए। भगवान उसको इस मायावी दुनिया से पूर्णतः मुक्ति दे। हाथ जोड़ ओम शांति कह प्रार्थना करते हुए निंद्रा के बाहों में समाने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। पति छत की ओर अपलक ताकता हुआ बोला, सुनो, तुम ठीक कहती हो। वह अभी मेरे सामने जैसे खड़ा था और कह रहा था, चाचा धन्यवाद 2 चम्मच मैगी के लिए। पति के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव देख शीला के नयन एक बार पुनः आंसुओं से भर गए थे। तो ये थी हमारी कहानी, उसके जाने का दुख। अब आपको कैसी लगी यह अवश्य बताइएगा। सेकंड आए, फर्स्ट आए या फेल हो जाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि पाठक को कैसी लगी। और आपकी सुनने की संख्या, आपके कमेंट करने की काउंटिंग हमें बता देगी कि आपको ये कहानी पसंद आई या फिर नहीं आई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः ऐसे ही आते रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।